प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। पिछला एक पखवाड़ा खासा तनावपूर्ण जा रहा है। तनावपूर्ण इसलिए है कि 22 अप्रैल को कश्मीर स्थित पहलगाम में कुछ आतंकियों के द्वारा पर्यटकों पर हमला बोला गया। धर्म के आधार पर हत्याकांड का ऐसा विवश स्वरूप पिछले कुछ दशकों में देखने को नहीं मिला था। उन आतंकियों ने चुन चुन कर मारा और मारने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संदेश भी छोड़ा कि जाकर मोदी को बता देना। पूरा देश आंदोलित हुआ। स्वाभाविक रूप से देश के साथ साथ देश की सरकार भी आंदोलित हुई। देश से आवाजें आ रही थी कि ऐसे विवश हत्याकांड का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। तकरीबन 15 दिन बाद देश की हुकूमत ने सेना के माध्यम से इसका माकूल जवाब देने की कोशिश की। जब 6-7 की दरमियानी रात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना साधकर सर्जिकल स्ट्राइक की। स्वयं पाकिस्तान हुकूमत ने यह माना कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान स्थित 9 स्थानों पर सफल स्ट्राइक की। वो 9 स्थानों के संदर्भ में भारत का दावा है कि वो आतंक के अड्डे थे। उन आतंक के अड्डों में बड़ी संख्या में आतंकी भी हताहत हुए और कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आतंकी और पाकिस्तानी सेना में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इस हमले में कुख्यात आतंकी असीद मजहूर का कुनबा भी खत्म हुआ, जो कंधार हत्याकांड के संदर्भ में एक मुख्य चेहरा था, जिसको कंधार अपहरण कांड के अंतर्गत छुड़ा लिया गया। उसके बाद से लगातार तनावपूर्ण स्थितियां रही। 4 दिन तक गोलीबारी चलती रही, इधर से मिसाइल उधर, उधर से मिसाइल इधर। फिर अचानक 10 तारीख को शाम को पता चला कि सब कुछ थम गया है। दोनों देश एक दूसरे के संदर्भ में आगे कोई हमला न करने पर सहमत हो गए। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात जो रही थी, वो बात ये रही थी कि इसकी जानकारी ना तो भारत सरकार से दुनिया को मिली, ना पाकिस्तानी सरकार से दुनिया को मिली। इसके संदर्भ में दावा किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के साथ, और उनके ट्रंप के द्वारा किए गए ट्वीट के पुष्टि तब हुई जब दोनों ही देशों के प्रवक्ता इस बात पर सहमत दिखाई दिए कि हां, हमने बात की और अब हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तब से पाकिस्तान में इस पूरे घटनाक्रम को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है और भारत में अपने तरीके से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 10 तारीख की रात में ही अपने देश को संबोधित किए और बताया कि देखो, हम जीत गए, हमने कमाल कर दिया, हमारी सेना ने कमाल कर दिया, अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा कृपा रही, करम रहा। और उन्होंने उसकी खुशी में एक दिन भी मना लिया और अभी तो दावा यह भी कर दिया है कि इसे विजय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। 10 मई पाकिस्तान विजय दिवस के रूप में मनाएगा। किस बात की विजय? इस बार भारत में सवाल उठ रहे हैं कि आपके यहां के तमाम एयरबेस ध्वस्त हो गए, इस बात की वजह? आपकी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इसके संदर्भ में? आप पूरी दुनिया के सम्मुख बेनकाब हो गए, आतंकी ठिकाने अपने यहां रखते हो, इसके संदर्भ में? क्या इसका जश्न मनाओगे? भारत में कहानी दूसरी है। भारत में एक वर्ग इस बात पर हैरत में है, असमंजस में है कि जब हम हर स्तर पर पाकिस्तान को ठीक ठाक तरीके से पीट पाट रहे थे, तो अचानक से रुक क्यों गए? क्यों हमने निर्णायक रूप से कार्रवाई नहीं की? क्या हम किसी के दबाव में आ गए? ये सवाल अधिकांश भारतीयों के जहन में है। इन सवालों के बीच में अलग अलग स्तर पर सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पर आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 8 बजे अपनी चुप्पी तोड़ी, जब वो राष्ट्र का संदेश देने के लिए टीवी के पर्दे पर प्रकट हुए। और इस दौरान उन्होंने विस्तार से बताने की चेष्टा की कि क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया और उस संबोधन में उन्होंने ये दावा किया कि ये हमले इसलिए रुके क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से भारत से गुहार की कि अब आप रुक जाइए। और उन्होंने ये वादा किया कि अब किसी किस्म की आतंकी घटनाओं को वो अपने यहां से नहीं होने देंगे। उनकी बात पर विचार करके हमने ये फैसला किया है। अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
देश का सबसे पुराना और मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की नीतियों के साथ खड़ा होने का अतीत में दावा कर रहा था, पर अब कुछ सवालों के साथ जनता के बीच जाना चाहता है। वह चाहती है कांग्रेस की संसद का सत्र बुलाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाहा कि सत्र के साथ साथ आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उस बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करें और सवालों के उत्तर दें। तो आज हमारा विषय इसी संदर्भ में है, युद्ध नीति पर राजनीति। देश पाकिस्तान के खिलाफ तो एकजुट है, पर पाकिस्तान के खिलाफ अगर जो कुछ भी सफलता है वो एक दल विशेष के खाते में ना चली जाए, क्या इस बात की चिंता है? या एक दल विशेष इसके संदर्भ में श्रेय लेने की अतिरिक्त कोशिश तो नहीं कर रहा है? यह सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि आज से लेकर अगले 10 दिन तक वह तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकालेगी विजय के संदर्भ में। क्या ये राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से है या देश को एकजुट करने के उद्देश्य से? दरअसल देश इस संदर्भ में चाह क्या रहा है और देश के राजनेता और राजनीतिक दल क्या चाह रहे हैं, इसके बीच में कहीं द्वंद्व तो नहीं आ गया है? यह हमारे सवाल का आज महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज हम विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र आचार्य चाणक्य का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था, जब राष्ट्र की रक्षा या अस्तित्व का सवाल हो तब नैतिकता के ऊपर रणनीति आती है। युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। तो कब हमें रुकना है और कब आगे बढ़ना है, यह भी एक रणनीति युद्ध के अंतर्गत होती है। हम अभी रुक गए, यह हमारी रणनीति किस रूप में है, इस बात पर कहीं हमें अधिक विचार करने की जरूरत तो नहीं है। इस बात को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उनके विचारवान प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। जब ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो भाजपा की प्रखर आवाज के तौर पर प्रोफेसर वीर सिंह चौहान हमारे साथ होते हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच तटस्थ राय देने के लिए प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ सवाल है और उन सवालों के उत्तर देश के सम्मुख आने चाहिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी की बात को सुने उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कही। सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। कि अगर सेशन बुलाए तो हमको एक ये होता है कि क्या क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और बाकी चीज़ें लोगों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम चर्चा चाहते हैं। अब गवर्नमेंट के आगे क्या कदम उठाती देखेंगे। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है। तो सुरेंद्र राजपूत जी देश के प्रधानमंत्री देश को खुलकर बता चुके
क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और हम क्या क्या कर रहे हैं। आज फिर एक पत्रकार वार्ता हुई अभी इस कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के द्वारा। उसमें उन्होंने अपनी बातों को और स्पष्ट तरीके से रखा। कहा है पाकिस्तान अपने अधिकृत कश्मीर को खाली कर दे। कहा है कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। इसके बाद क्या जानने के लिए सर्वदलीय बैठक और सत्र बुलाना चाहते हैं, या परेशान है कांग्रेस? मोदी फिर बाजी मार रहे हैं, भाजपा फिर बाजी मार रही है। तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है भाजपा। सुरेन जी क्या कहते हैं? साथ थे आप, दावा था आपका, तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं भाजपा के? देश की तिरंगा यात्रा में हम लगातार शामिल थे, हैं और रहेंगे। देश में जय हिंद यात्रा सबसे पहले अगर किसी ने निकाली हिमांशु भाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाली, कांग्रेस पार्टी ने निकाली। देश की सेना के समर्थन में, देश की सेना के शौर्य के समर्थन में, देश की सेना के पराक्रम के समर्थन में पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर जय हिंद यात्रा निकाली थी तो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। अब भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सच बात यह है कि हमारा देश के सैनिक नेतृत्व से कोई प्रश्न नहीं है। देश के सैनिक नेतृत्व ने अपनी शौर्य, पराक्रम और अपनी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता से बड़े सटीक निशाने लगाए और पूरी तरीके से आतंकियों को उनके घर में मारा जा करके। देश के राजनीतिक नेतृत्व से हमारे सवाल है। हम ये बार बार नहीं दोहराना चाहते कि सेना ने किस तरीके से अपना शौर्य किया, पराक्रम किया, कैसे 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, प्रिसीशन तरीके से तबाह किए, किस तरीके से उन्होंने घर में घुस करके मारा है, कि वहां के आतंकवादी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब काश मैं भी मर गया होता। हमें देश की सेना पर पूरा गर्व है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व से हमारे सवाल है कि जब यह ऑपरेशन शुरू किया गया था तो ऑपरेशन किस लिए शुरू किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे ऑपरेशन के? आतंकियों का समूल नाश करेंगे 1, पहलगांव के आतंकियों को चुन चुन करके मारेंगे 2, क्या नाम, पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों की मां है, पाकिस्तान की आर्मी को बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, डिसमेंटल करेंगे 3, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों के आका वहां बैठे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा 4। आप मुझे यह बता दीजिए, और भारत जो है इंटरनेशनली आतंकियों को और आतंकी नेक्सस को जो पाकिस्तान के साथ है इसको तबाह और बर्बाद करेगा। तो क्या पहलगांव के आतंकी मारे गए हिमांशु जी? अगर आपका जवाब हां है तो मैं ये बहस यहीं पे बंद कर दूंगा। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने थे, 10वां नहीं था, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई है, जिस पाकिस्तान की आर्मी को भारत का आधिकारिक स्टैंड है कि आतंकियों की मां है, क्या वो डिसमेंटल हो गई है? जवाब आता है नहीं। तो अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी मौन है, भारत की सरकार भी मौन है। भारत की सरकार विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के पीछे, भारत की सरकार कभी किसी और चीज के पीछे, सेना के शौर्य के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। मुझे सिर्फ इतना जरूर बता दीजिए हिमांशु भाई कि आज क्या प्रधानमंत्री जी जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा छुपा नहीं रहे? हम प्रधानमंत्री जी से जो वो छुपा रहे हैं उस पर पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने एक आदेशात्मक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बाद सीज फायर हो जाता है। आश्चर्यजनक रूप से पूरा देश स्तब्ध रहता है। जब हमारी सेनाएं निर्णायक प्रहार कर रही थी आतंक पर, जब हमारी सेनाएं निर्णायक प्रहार कर रही थी सेना, पाकिस्तान की सेना जो आतंकियों की मां है उसके ऊपर, तब अचानक से आप कह देते हैं ट्वीट आया 5 मिनट में और युद्ध विराम हो गया। क्या हम प्रश्न नहीं पूछेंगे? क्या हम ये नहीं पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? पाकिस्तान का बाप हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हिंदुस्तान का बाप नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की सेना के लिए, देश के क्या नाम, जो हम लोगों ने आतंक के खिलाफ युद्ध किया उसके लिए 140 करोड़ नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। किसने मना किया था? तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री जी युद्ध रोक देते हैं, सीज फायर कर देते हैं और कहते हैं डीजीएमओ की रिक्वेस्ट आई थी। डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पहले नहीं आई थी।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लगातार वो झूठ बोलते रहे कि हमारा इस आतंक में कोई हाथ नहीं। डीजीएमओ की रिक्वेस्ट आपने मान ली अचानक से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। तो हम सवाल अगर पूछना चाहते हैं, इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? आप मुझे बताइए। अब यही इसी सेना के ऊपर हमने तो प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, विजय शाह, हिमांशु भाई, विजय शाह नाम है। उस आदमी ने हमारी सेना के एक बहादुर बेटी के ऊपर क्या क्या टिप्पणी की है, कोई बता सकता है? और वो अभी भी अपने पद पर, वो क्या नाम, निर्लज्ज और देशद्रोही आदमी बैठा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है ये अपना चौहान साहब इस पर बोलेंगे। आप बताइए, हिंदू मुसलमान हमारी सेना में, हमारी सेना की बेटी के आतंकवादियों की बहन है? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं? और उसके बाद सवाल भी हम इसे पूछते हैं। अगर हम चाहते हैं कि संसद हो और उस पर प्रश्न हो और उसमें सवाल जवाब हो, तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं? हम देशद्रोही हैं क्या? हम सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जो आप छुपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे बाप लगे हैं क्या? आपके चाचा होंगे, हमारे बाप नहीं है, ना देश के बाप है। आप प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी बात मानेंगे, मतांतर के बाद भी आपकी बात मानेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बेटा कहता है। और हद तो यह हो गई हिमांशु भाई कि कल राष्ट्र के नाम संबोधन था, 10 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर वॉर बचा दिया, लाखों जिंदगियां बचा दी। हमने भारत और पाकिस्तान से कहा बिल्कुल आप युद्ध नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। और भारत और पाकिस्तान स्थायी युद्ध विराम के लिए मान गए। हमारी भारत की सरकार उसको डिनाई नहीं कर रही है अभी तक। हमारी ये अपमानजनक स्थिति है। इस अपमानजनक स्थिति पर अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम देशद्रोही हो गए। अरे जो बताइए सुरेन जी, डीएमओ की रिक्वेस्ट पर भारत युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, संघर्ष रोकने के लिए तैयार हो गया, पर इससे पहले 3 मौके आए जिसको लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। 1948, 1965 और 1971। क्यों रुक गए थे? उस समय के नेतृत्व ने क्यों अपने हाथ रोक लिए थे जब हम बढ़त बनाए हुए थे? वो संसद में आपने सुना होगा अमित शाह जी के उस बयान को कि 3 दिन और युद्ध अगर चल जाता 1948 में तो पीओके पूरा हमारे पास होता। वो गलती आज तक हम भुगत रहे हैं। आपको लगता है कि उस समय के नेतृत्व ने जिन परिस्थितियों में फैसला लिया था, कुछ ऐसी परिस्थितियां आज के संदर्भ में भी होंगी? हमने एक दूसरे देश में घुसकर हमला बोला, चिन्हित इशारों को, टारगेट को भेद दिया, और इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिबंध हमारे हिस्से नहीं आया। भारत की इस कूटनीतिक सफलता को लेकर आपकी कोई दृष्टि है सुरेंद्र राजपूत जी? अगर रूस ने यूक्रेन पर इसी प्रकार का लक्ष्य भेदन किया था तो दुनिया जहान के प्रतिबंध उसके हिस्से में आ गए। सुरेंद्र राजपूत जी की इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है? इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात, आपने अमित शाह जी के बयान को कहा कि 3 दिन में, अमित शाह जी तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। अमित शाह जी, आपको कैसे पता 3 दिन में क्या हो रहा था और 4 दिन में क्या हो रहा था? और उसके बाद भी हमने संसदीय तरीके से उसके सवाल जवाब दिए। उस वक्त हमारे देश के नेतृत्व के पास 1760 करोड़ रुपए का बजट था, पैसे नहीं थे हमारे पास। तमाम तरीके की उस समय की परिस्थितियां थी। आज 44 लाख करोड़ के बजट को हम लेकर के बैठते हैं। हमारे पास थार है, S-400 है, S-500 है, राफेल है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। उस वक्त की आर्मी हमारी क्या नाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बटी हुई, जो इंग्लैंड क्या नाम, अंग्रेजों की रॉयल आर्मी थी, वो हमारी बटी हुई आर्मी थी। उसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उस आर्मी का जो कमांडर था, उस कमांडर ने क्या बोला था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बची हुई क्या नाम आपस की आर्मी जो है वो आपस में युद्ध करेगी या नहीं करेगी। इन सारी बातों को लेकर के 62 का वार हुआ था, हम चुनाव क्या नाम युद्ध हारे थे। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था प्रस्ताव कि नहीं साहब, युद्ध की बात संसद के अंदर होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद का विशेष सत्र बुलवाया था। अपनी हार में लगातार हम बात कर रहे थे। तो इस समय इनको इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? रही बात निर्णायक बात, तो निर्णायक क्या सिर्फ 9 ठिकाने थे? क्या पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों की अम्मा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और हमारा सबका एक मत है, स्टैंड है?
क्या ये स्टैंड तब भारतीय जनता पार्टी का नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी ने हमसे कहा था कि तीसरी बार अगर हम चुन देते हैं नरेंद्र मोदी जी को 6 महीने में पीओजे के हमारे कब्जे में होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा था कि इस बार हम निर्णायक युद्ध करेंगे और आतंकियों के सरबराहों को हम फांसी देंगे और उनको मार डालेंगे और बलूचिस्तान को हम आजाद करेंगे? तो अगर हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम कहां से गद्दार तो हो हम गए? कहां से गलत हैं? गद्दार का तो खैर सवाल ही नहीं आया सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी देश के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते कई सारे सवाल उठा रहे हैं और 2 मांगों के साथ में है, संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ में है। इन सवालों को उत्तर देने का कुछ मन करता है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान? एक लोकतांत्रिक देश में देश की सबसे बड़ी पंचायत को बुलाकर बात करने में परहेज क्यों है? अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आती। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आप बता नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पत्र लिख लिखकर आग्रह कर रहे हैं, आप मौन हैं। इस मौन की वजह बताएंगे चौहान साहब? जी डॉक्टर हिमांशु जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश एक शैतान पड़ोसी से टकरा रहा हो, जब सरहद पर तनाव हो, जब आतंकियों के एक हमले के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक उसका संचालन देश के सुरक्षा बलों ने किया हो, जब सिचुएशन यूं कहिए कि ऐसी स्पष्ट ना हो कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया है, सब शांत हो गया है, बैठ करके हिसाब किताब करने का समय आ गया हो, ऐसे समय में अगर देश का प्रतिपक्ष वो बेचैनी में है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तो मुझे लगता है उनकी मंशा संदिग्ध है। उस पर सवाल खड़ा करने का हमारा अधिकार है। जहां तक सवालों के उत्तर देना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संसद के भीतर हर प्रश्न पर विमर्श करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा किया है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो पार्टी नहीं है जिसने कभी इस देश की संसद और संविधान सबको खूंटी पर टांग दिया हो आपातकाल के समय में। भारतीय जनता पार्टी तीखे सवालों को भी सुनती है, उनके उत्तर देने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जिम्मेदारी है उसका हमेशा निर्वहन करती है। अब जब संकट पैदा हुआ पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद, तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर अलग अलग समय पर प्रतिपक्ष के समक्ष जो जो जानकारी समय की आवश्यकता के अनुसार रखने की जरूरत थी, जहां उनसे विमर्श करना आवश्यक लगा देश के नेतृत्व को, हमने किया। मैं बहुत माफी के साथ बीच में रोकता हूं चौहान साहब। जब देश की अस्मिता का प्रश्न था, देश के गौरव का प्रश्न था, देश की रक्षा का प्रश्न था और सर्वदलीय बैठक का आह्वान था, तो जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से परहेज क्यों किया? क्या इसके संदर्भ में चौहान साहब कोई रोशनी देंगे? क्या चौहान साहब समझ पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हर मामले में सामने आकर मुकाबला करते हैं, वो ऐसे समय पर सर्वदलीय बैठक में बाकी नेताओं के साथ बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? जिज्ञासा है आपके पास, क्या इसका कोई उत्तर आया है? क्योंकि आपने सुरेंद्र जी को लंबा प्रवचन करने का अवसर दिया और मुझे आप बीच में टोक रहे हैं, मुझे ज्यादा सा आनंद नहीं आ रहा इस बात में। मेरी बात का प्रवाह आपने रोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने उचित समय पर आवश्यकता अनुसार सभी प्रजातांत्रिक परंपराओं का निर्वहन पहले भी किया है, आज भी करने के लिए तैयार है। और मान लीजिए सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं उपस्थित थे, तो वहां पर देश के और शिखर मंत्री, शिखर नेता वहां बैठे हुए हैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते, तो उनके उपस्थिति को कम करके आंकने के पीछे कोरी राजनीति नहीं लगती आपको? केवल और केवल सियासत नहीं लगती क्या? सरकार के नुमाइंदे, सरकार के शिखरस्थ नुमाइंदे बैठ करके प्रतिपक्ष पे चौहान साहब, आपको फिर खराब लगेगा कि मैंने आपको टोक दिया, पर आपने दलील क्या दी है? कोई तुलना है नरेंद्र मोदी जी की और बाकी नेताओं की? मतलब एक ऐसा शख्स जिसने 3 दशक बाद भारतीय राजनीति में अपने दल को स्पष्ट बहुमत दिलाने में 2-2 बार सफलता हासिल की हो,
एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ शिराओं में खून का दौरा बढ़ जाता है, आप उस शख्स को जो देश का प्रधानमंत्री है उसे बाकी मंत्रियों के समकक्ष खड़ा कर देने के लिए तैयार है। एक चुनौती क्या आई पाकिस्तान के संदर्भ में, आपको नरेंद्र मोदी बाकी के समकक्ष दिखाई देने लगे। वाकई नरेंद्र मोदी का कद इतना घट गया कि आपकी निगाह में कोई तुलना है नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं की? भारत की सरकार, भारत की सेना का स्टैंड क्या है, चुनौतियां क्या हैं, ऑपरेशन के लक्ष्य क्या हैं, जितने नरेंद्र मोदी जी को मालूम है उतने ही रक्षा मंत्री जी को भी मालूम है। सरकार के जो शिखर नेता हैं उन सबको उस चीज की जानकारी है, वो प्रतिपक्ष के सामने रख दी। अनावश्यक रूप से अगर इसमें किसी को इश्यू बनाना है तो बनाने से कौन रोक सकता है? जो प्रतिपक्ष इस समय इस ऑपरेशन की सफलता पर प्रश्न खड़ा कर रहा है, जो प्रतिपक्ष यहां सुरेंद्र जी ने गजब कर दिया, जिस ऑपरेशन में दुश्मन के 9 ठिकानों को, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को, लश्कर के ठिकानों को प्रिसीजन के साथ तय करके, निर्धारित करके कि यहां इनको ठोका जाना है, यहां इनका कचूमर निकाला जाना है, वो कर दिया हो। 50 से अधिक दुश्मन के सैनिकों के मारे जाने की खबर हो, 100 से अधिक आतंकियों के रगड़े जाने की खबर हो, सुरेंद्र सिंह जी और उनकी पार्टी उस पर सवाल खड़ा करने से बाजी नहीं आ रही। मैं दोहराना चाहता हूं, सुरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ये जान ले कि इस ऑपरेशन का लक्ष्य, अगर ये सर्वदलीय बैठक में इनके कोई नेता गए थे, उनसे इन्होंने जानकारी ली कि नहीं ली, लेकिन देश के सामने देश के सैनिक नेतृत्व ने भी और राजनीतिक नेतृत्व ने भी कभी कहा था क्या कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से निपटा देना है? ऐसा तो नहीं था। मैं माफी के साथ रोकता हूं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना इस ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य नहीं था, नहीं है, सहमत। पर जिन 26 पर्यटकों के खून से जिन आतंकियों के हाथ रंगे हुए हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना तो कम से कम इस ऑपरेशन का लक्ष्य निश्चित ही था। इससे शायद आपका इंकार नहीं होगा। क्या हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? हमें बताया गया कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब से हम किसी आतंकी मामले में शामिल नहीं होंगे, आतंकी गतिविधियों को अपने यहां प्रश्रय नहीं देंगे। ऐसा डीजीएमओ की तरफ से आई हुई रिक्वेस्ट के दौरान हमने कहा और उन्होंने मान लिया। क्या पाकिस्तान ने मान लिया कि हम इससे पहले आतंकी घटनाओं को प्रश्रय दे रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान तो आप दावा कर रहे हो कि उन्होंने गुहार लगाई, वो वहां पर विजय दिवस मनाने का ऐलान कर दिए हैं। हर साल 10 मई को विजय दिवस मनाएगा पाकिस्तान। माननीय वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये गुहार टीवी के पर्दे के माध्यम से दुनिया के बीच में क्यों नहीं लाए? कहां चूक गए आप? जो डीजीएमओ को फोन करते ही आप मान गए, आपने दुनिया के सामने पाकिस्तान की गुहार को आने क्यों नहीं दिया? इतनी रियायत आपने पाकिस्तान को क्यों दे दी? इतनी सहूलियत आपने पाकिस्तान को क्यों दे दी? हिमांशु जी, ये बताइए, क्या पाकिस्तान के मर्म स्थलों पर भारत के सैन्य बलों ने हमले नहीं किए? क्या उनकी राजधानी से लेकर के उनके सेना मुख्यालय के हृदय स्थल तक हमने भेदे नहीं? जब हम पाकिस्तान को करारी चोट दे रहे थे, उसी चोट के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान घुटनों पर आया। इस तथ्य को हम कह रहे हैं, चलिए मैं कह रहा हूं, देश की सैन्य बल कह रहे हैं, देश की सरकार कह रही है, आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान, वो झूठा पाकिस्तान जो 71 की लड़ाई को भी जीता हुआ बताता है, 48 की लड़ाई को भी जीता हुआ बताता है, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई को भी जीता हुआ बताता है, करगिल को भी जीता हुआ बताता है, उस पाकिस्तान के जश्न में आप ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई इस तरह की भाषा में बोल रहा है, गजब की दलील दे रहे हैं। 65, 71 इस नेतृत्व को आप सीधे नकारी देते हैं। उस समय का नेतृत्व तो कोई दमदार नेतृत्व था ही नहीं। आप तो अनुभवी हैं, आप तो अतीत के अनुभव से सीखते हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है इसे आप भली भांति जानते हैं। आपसे सवाल यह है, क्या चौहान साहब आज इस मौके पर यह महसूस करते हैं कि हमने सुलह संबंधी गुहार को तुरंत मानकर गलती की? पाकिस्तान को पहले विश्व पटल पर रियाना चाहिए था,
उसे विश्व पटल पर गुहार लगानी चाहिए थी। यहां तो उल्टा हुआ। यह तो पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान ने कब गुहार की लगाई। पता तो यह चला कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा मैंने दोनों को समझा दिया है और अब रुक गया है। क्या कहते हो चौहान साहब इस पर? मैं बोलूं, जब मैं कहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ लक्ष्य तय किए। हमने पहले ही प्रहार में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। हमने ये कहा कि हमने आतंक के बड़े ठिकानों को तबाह किया है, दुश्मन को चोट पहुंचाई है, और हमने ये भी कहा कि अगर दुश्मन इसके बाद पंगे लेगा तो हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने ऑपरेशन के अगले चरणों में पाकिस्तान की बदतमीजियों का कड़ा जवाब दिया। इस क्रम में पाकिस्तान घुटने पर आया, दुनिया के सामने ट्वीट करके ऑनलाइन उसने कहा मर गए, हमें कर्जा चाहिए, हमें बचा लो। ये हो रहा था ना भाई साहब। अच्छा चौहान साहब, ये बताओ, आपने ये जो ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा वो किस कारण छेड़ा? क्या बोल रहे हैं आप? आपका वाक्य मैं सुना नहीं। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया वो किस कारण शुरू किया? क्या आपको नहीं किस कारण शुरू किया? ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि पहलगाम में घुस करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने निरीह भारतीय नागरिकों को बहुत बेदर्दी के साथ उनकी हत्या की थी, कत्ल किया था, धर्म पूछ पूछ कर मारा। बिल्कुल सही बात। कितना आपने सही उत्तर दिया है चौहान साहब, आपका धन्यवाद। अब आपसे सवाल है कि आपने जिस पहलगाम आतंकी हमले के चलते ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो उस पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार डालने में आपने सफलता हासिल कर ली, या उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, या पाकिस्तान से यह वचन आपको मिल गया कि वो आतंकी हम आपको सौंपने वाले हैं, इसलिए आपने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया? क्या आपका वो मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो गया? हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था? हमारा मुख्य लक्ष्य था आतंक के पालकों को, संरक्षकों को गहरी चोट पहुंचाना, आतंक के विश्वविद्यालयों की कमर तोड़ना, उनके भीतर गहरे पाकिस्तान में जाकर। हमारी वायुसेना ने ऐसा करके दिखाया। 100 से अधिक आतंकी जैशे मोहम्मद के या लश्कर के या उनके और मदरसों में जो तैयार हो रहे थे, पाले जा रहे थे, अगर वो मारे गए तो क्या आपको नहीं लगता कि उस लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पा लिया गया? मतलब उस 4 आतंकियों के संदर्भ में हमें ज्यादा विलाप करने की जरूरत नहीं, उसको लेकर आक्रोशित होने की जरूरत नहीं, उसको लेकर सवाल करने की हमें जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जो 2 या 4 लोग प्रत्यक्ष उस घटना में शामिल थे, हो सकता है आज तक वो पकड़ में ना आए हों, लेकिन हम उन्हें भी पकड़ेंगे, ठोकेंगे और उनको भी हुरों के पास भेजेंगे। आतंकियों को पकड़ने में जटिलता आ सकती है। पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश को भी ओसामा को पकड़ने में समय लग गया था। इनको तो हम 2-4 दिन में रगड़ देंगे, चिंता क्यों करते हैं? जब हमने उनके आकाओं को रगड़ दिया साहब, हमने उनके आकाओं को घर में घुसकर मारा है और ये कहलवाया है हमारी फौजों ने कि मैं भी मर गया होता। तो भाई सिद्धार्थ शर्मा जी, चौहान साहब कह रहे हैं क्यों चिंता करते हो, 2-4 दिन में रगड़ देंगे, क्यों परेशान हो? आकाओं को तो पीट पाट दिया ना, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तो आपसे सवाल है, क्यों परेशान हो रहे हो? हिमांशु जी, बात ऐसी है कि अगर संयुक्त अक्षर का बहुत इस्तेमाल करना ही भाषाई विद्वता है, तो उन लोगों को आदि शंकराचार्य का एक बहुत सरल सूत्र पढ़ लेना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा था, ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। किसी चीज को समझना है तो उस विषय को समझ लो, किसने कहा उस पर ध्यान मत दो। तो डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बहुत शुरुआत में ही बहुत सिलसिलेवार ढंग से चीजों को 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ तब से लेके भारत के प्रधानमंत्री जी टीवी पर कल ही पहली बार प्रकट हुए तब तक क्या हुआ उसको आपने बहुत अच्छे से सिलसिलेवार समझा दिया था। तो उससे केवल और केवल 2 ही जिज्ञासाएं आती हैं। ये जिज्ञासाएं किसी तरह का आरोप भी नहीं है और किसी की आलोचना भी नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति 55 साल का हूं, मैं भले किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी पार्टी तो बनके 10-12 साल हुआ है। मैं तो भारत का नागरिक पहले हूं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे दुनिया को अंगूठा दिखाते हुए परमाणु परीक्षण किया था, तो हमने समर्थन किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे जिज्ञासा है, इसको भाजपा के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि आलोचना के रूप में न देखें।
सीधी सीधी बात है कि सब जानते हैं कि कोई भी लेन देन हम जब करते हैं तो कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ मिलता है। जैसे होटल में अगर हमने 10 रुपए भी दिया तो चाय मिलती है कि नहीं मिलती है, और साथ में एक छोटा सा बिल भी मिल जाता है। तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जब भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव को माना तो उसमें हमें क्या मिला, ये तो नहीं बताया। क्या पहलगाम के 4 आतंकवादी पकड़े गए? क्या पाकिस्तान ने कोई दस्तखत किया कि अब वो आगे से आतंकवाद नहीं फैलाएगा? सोच सकते हैं जरा सा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जीत हासिल की, वैसे ही जीत तो 1971 में भी हमारी सेना ने हासिल की थी। तब तो हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हथियार डलवा दिए थे और शिमला समझौते पर दस्तखत भी करवा लिए थे। लेकिन 2025 में हमें क्या मिला? सवाल यही उठ जाता है। जब आतंकवादियों ने हमारी बहनों माताओं के गुहार को अनसुना करते हुए उनके सुहाग को गोलियों से भून दिया, तब उन बेवाओं के गौरव के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चुना था। भारत के प्रधानमंत्री जी भी अभी आपके शो में शुरुआत में आपने दिखाया कि उन्होंने कहा कि ये सिंदूर नाम नहीं, एक प्रतिज्ञा का प्रतिबिंब है। तो फिर जब पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई तो भारत ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या पहलगाम के बेसहारा हुई बेवा हुई मां बहनों को इंसाफ मिल गया था? हमारी सेना तो शुरुआत से ही कह रही थी कि वो आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद रक्षात्मक मोड में थी। यही चीज भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे। लेकिन कल तो टीवी पर प्रधानमंत्री जी बोले कि भारत के आक्रमण से पाकिस्तान घबरा गया और मदद मांगने लगा। तो मोदी जी, अमित शाह जी बड़े बड़े वादे करते थे, कहते थे पीओके हमारा होगा, लेकिन जब हमारी सेना ने अखंड भारत को मुट्ठी में कर लिया था तो सीज फायर क्यों कर लिए भाई? आज बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता भी यही पूछ रहे हैं, इसीलिए वो भी निराश हैं, वो भी हताश हैं, क्योंकि खुद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से कहती थी हमारी सरकार आएगी, पीओके वापस ले लेंगे। अमित शाह जी, सारे भाजपा के नेता चुनाव में चीख चीख के यही तो बोलते थे, पीओके लेंगे, पीओके लिए जान दे देंगे। लेकिन अब सीज फायर कर दिया तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा अलग कैसे हुआ? अलग कैसे हुआ, ये सवाल है सिद्धार्थ शर्मा जी का। मुझे आना है प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन इस पर टिप्पणी चौहान साहब की मुझे अपेक्षित है। अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें इस बात की मांग की है कि पाकिस्तान तुरंत अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर दे। इस मांग की मासूमियत को लेकर मेरा सवाल है। आप अभी सुरेंद्र राजपूत जी के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हम पड़ोसी शैतान से मुकाबला कर रहे हैं, उस समय पर ये लोग क्या व्यवहार करते हैं। आप जिसे शैतान बता रहे थे उसके संदर्भ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आग्रह कर रहे थे, मांग कर रहे थे पाक तो अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर दे। चौहान साहब, आपको वाकई लगता है पाकिस्तान बस केवल आपकी रिक्वेस्ट के इंतजार में है? आप बोलो तो सही, हम तुरंत अपने टीम टाइम लेके यहां से हट जाते हैं। वाकई इतना सरल है पाकिस्तान? देखिए, निश्चित तौर पर इतना सरल तो नहीं है जितना मुस्कुरा के आपने कह दिया। ये जो मसला है पाक अधिक्रांत का और उस पर पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे कब्जे का, तो भारत की संसद ने 90 के दशक में नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। सब दलों ने एक स्वर में उसका समर्थन किया और यह कहा कि पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को जिस पर उसका नाजायज कब्जा है खाली कर दे। तो क्या भारत की संसद वो प्रस्ताव पारित करने में गलती पर थी? उसे करना नहीं चाहिए था? क्या उस प्रस्ताव से जम्मू और कश्मीर का वो अधिक्रांत हिस्सा खाली होने वाला था? हम जम्मू और कश्मीर के उस हिस्से को निश्चित तौर पर लेंगे, भारत की संसद का संकल्प है, उसको अमल में लेकर के आएंगे, व्यवहार में उस पे अमली जामा हम ही पहनाएंगे। तो चौहान साहब, मेरा यह सवाल था कि जब आप ठीक ठाक तरीके से पाकिस्तान को अभी पीट रहे थे, अकल ठिकाने आपने लगा दी थी, आतंकियों को तो मार ही गिराया था, वायुसेना के उनके तमाम अड्डे भी हमने नेस्तनाबूद कर दिए थे, तो उस संकल्प की पूर्ति का सही समय नहीं था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पास एक नया इतिहास लिखने का सुनहरा अवसर नहीं था? चूक नहीं गए आप? टेलीविजन के स्टूडियो में इतिहास लिखा जाता, अगर टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर ही युद्ध की नीति बनती और युद्ध संचालित होते,
तो ये कभी का कर लिया होता अगले आधे अब घंटे क्या में। बताएं, टेलीविजन के स्टूडियो में तो हमने कराची का पोर्ट भी तबाह कर दिया था, लाहौर भी कब्जा कर लिया था और इस्लामाबाद भी हम लोग पहुंच ही गए थे। तो अब आपने टीवी स्टूडियो पे जो बात कही, मैं अपनी ही बिरादरी के संदर्भ में क्या कहूं, माफी चाहूंगा आपके सामने। अगर टीवी स्टूडियो का बस चलता तो पाकिस्तान तो नक्शे से मिट गया था 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को। पर बहरहाल मैं गंभीरता बनाए रखते हुए विमर्श की प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, कहां उलझ गए हैं हम, जब हम एक पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष में हैं। इस समय देश की सियासत में इस बात को लेकर परेशानी महसूस होती दिख रही है कि श्रेय किसके पास जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा इसका क्रेडिट ले जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इसको हमारे खिलाफ भुना ले जाएगी। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? सवाल देश का है पर हित दलों के टकरा रहे हैं। सब बोलते हैं कि देश हित सर्वोपरि है, पर सब इस घटनाक्रम को दल हित के साथ भुनाने की कोशिश में जुट गए। बतौर पत्रकार आपकी इस पर कोई दृष्टि है? जी हिमांशु जी, राजनीतिक नेतृत्व को जब देश के लिए फैसला लेना होता है तो उस फैसले का श्रेय भी मिलता है और श्रेय कोई छीन भी नहीं सकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी ने की सरकार ने किया तो ये श्रेय कोई उससे नहीं छीन सकता। अपोजिशन ने जो समर्थन दिया तो वो उस श्रेय में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है, ये कह सकते हैं। आज भी जो विमर्श है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं किसी को मतभेद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र राजपूत जी को ऑपरेशन सिंदूर के जो तात्कालिक लक्ष्य थे उससे कोई असहमति है, या बीजेपी को कोई असहमति है, या सिद्धार्थ जी को असहमति है। आपको, हमको भी नहीं है, किसी को नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहली रात जो घटनाक्रम हुआ और जो हमने किया उसको लेके सब में सहमति है। सहमति से हट करके असहमति कहां हो रही? असहमति हो रही है कि ऑपरेशन बीजेपी सरकार ने ये मानो समझ लिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और पाकिस्तान की सरकार हमारा साथ देगी कि आओ आतंकियों को मिटाओ, हम आपके साथ हैं। और ये भाषणों में भी दिखा है कि पाकिस्तान ने इसके उलट व्यवहार किया। तो ये तो अपेक्षित था। तो पाकिस्तान ने जो हम पर अटैक किया तो इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, हमारी तरफ से भी शहीद हुए, जवान शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए। अब इसके लिए कोई ऑपरेशन होगा कि केवल ऑपरेशन सिंदूर ही चलता रहेगा? ये दो बातें हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई और आतंक के साथ खड़े पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जो हुई, जिसने हमारे घर में। मैं थोड़ा आपसे इससे इतर टिप्पणी चाहता हूं। ये टिप्पणी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं कर सकते, पर शायद आप कर पाए। क्या आप भारत की इस उपलब्धि पर मुग्ध नहीं हैं कि हमने आतंक के मसले पर दुनिया में तीसरे देश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो अपने खिलाफ साजिश रचनों के खिलाफ सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करेगा? अतीत में इस संदर्भ में इजराइल और अमेरिका ही दो उदाहरण मिलते हैं जो अपने देश के खिलाफ साजिश करने वालों को दुनिया में खोज कर सजा देने की हिम्मत रखते हैं। फ्रांस में आतंकी हमला हुआ, फ्रांस उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई कर पाया वो दिखाई नहीं दिया। लंदन में इतने बड़े धमाके हो गए, उसके संदर्भ में यूके की सरकार कहीं बाहर पहुंच पाई वो ये दिखाई नहीं दिया। भारत ने इस बार अपने यहां हुए आतंकी हमले के संदर्भ में जो कार्रवाई की वो केवल एलओसी पार करके नहीं की, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके की, ऐलान करके की और लगातार उस पर कायम रहे। क्या यह सफलता आपको मुग्ध नहीं करती? बार बार सवाल उठ रहा है कि हम रुक क्यों गए। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस दौर में इस बात को लेकर सरकार की सराहना नहीं करना चाहेंगे, मोदी की इस बात को लेकर सराहना नहीं करना चाहेंगे कि हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिबंध का हमें सामना नहीं करना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संदर्भ में एक आलोचना का स्वर नहीं निकल कर आया? इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि जाती है प्रेम कुमार जी? क्या यह हमारी कूटनीतिक मोर्चे पर और सैन्य मोर्चे पर बड़ी सफलता नहीं है जिसको
हम नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक दलों की दृष्टि से? देखिए हिमांशु जी, मैंने तो शुरुआत यहीं से की थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जो इससे असहमति जताए, सब लोग उसके साथ रहे। लेकिन आपके प्रश्न में जो अंतर्निहित भाव मुझे समझ में आते हैं, उसके हिसाब से मैं ये देखता हूं कि हमला और इंतकाम और युद्ध ये सारे अलग अलग शब्द हैं और उसके अलग अलग मतलब होते हैं। हम आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। उस युद्ध में आतंक का साथ देने वाला एक हमारा पड़ोसी देश है, और जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो युद्ध में धर्म सत्य एक पक्ष होता है और दूसरी तरफ अधर्म और असत्य होता है। हमने धर्म और सत्य के साथ दुनिया के कितने लोगों को अपने साथ खड़ा किया, और शायद यही वजह है कि हम समझा नहीं सके, बता नहीं सके कि पाकिस्तान अधर्म और असत्य के साथ खड़ा है। इसलिए पाकिस्तान को हमसे ज्यादा इंटरनेशनल समर्थन मिला, चीन मिला, तुर्की हथियार भेज रहा था, अमेरिका की भी जो तटस्थता पाकिस्तान के फेवर में दिखाई दी, और ये जो स्थितियां बनी, हम धर्म और सच्चाई के साथ होते हुए भी ग्लोबली वो समर्थन नहीं हासिल कर पाए। ये हमारी विफलता थी। आतंक के साथ होकर के भी पाकिस्तान जो है वो आज जश्न मना रहा, उसके पास में जश्न वाला मोमेंट है, हमारे पास जश्न वाला मोमेंट पहले दिन के बाद आया नहीं। सीज फायर के बाद बताइए देश में कहीं कोई जश्न मना क्या? हमारी फीलिंग क्या थी? हमारी फीलिंग थी जैसे हमारा कुछ लुट गया, हमारा कुछ पिट गया। सीज फायर के बाद मैं कह रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम सब खुश थे, हम पूरे देश में जश्न था। तो ये जो सीज फायर अचानक से आया, ये लग रहा था कि हमारे देश की संप्रभुत्ता जो है कोई बाहर से उसके साथ कोई खिलवाड़ कर गया। जिस तरीके से हम रुक गए, इसको लेकर एक निराशा है। प्रेम कुमार जी का कहना है। मैं आखिरी दौर की टिप्पणी के लिए सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप सर्वदलीय बैठक चाहते हैं और साथ साथ संसद का विशेष सत्र चाहते हैं, पर आपके विशेष सहयोगी शरद पवार का मानना है कि इस समय पर सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए, केवल सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। इस विरोधाभास के संदर्भ में आपका नजरिया, सर्वदलीय बैठक पर्याप्त या नहीं, सत्र भी बहुत ही जरूरी है? देखिए, शरद पवार जी का जो भी विचार है, कम से कम दो विचारों में से एक विचार तो उनका हमारे साथ में है जी। अब वो संसद की बैठक क्यों नहीं बुलाना चाहते, ये प्रश्न उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है कि सर्वदलीय बैठक इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करें। आज तक प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, चूंकि वो अपने आप को शायद भगवान समझते हैं, नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, या हम सब लोगों को तुच्छ प्राणी समझते हैं, ये उनको बताना होगा। रही बात संसद की, तो संसद तो हमने 62 के वॉर चलते समय भी हमने चलाई थी, तो आज की डेट में संसद क्यों नहीं चले? संसद पर यह बात क्यों नहीं हो? संसद पर सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा क्यों नहीं हो? संसद पर सेना के जो सैन्य अभियान है उसकी बहादुरी की चर्चा क्यों नहीं हो? और राजनीतिक नेतृत्व ने जो परिपक्वता दिखाई उसकी बड़ाई होनी चाहिए, और जो कमी की उसकी क्या नाम सवाल होने चाहिए। तो इस सवालों से सरकार भागना क्यों चाहती है? सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? सरकार को डर क्या है? सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अपनी आलोचना को क्यों नहीं सुनना चाहता, और वो आलोचना करने वाले को देशद्रोही क्यों कहना चाहता है? ये बात समझ से परे है आज की डेट में। आज की डेट में जब हम ये बात पूछते हैं तो हमें लेकर के 1948 से लेकर के अब तक के पाठ तो याद करा दिए जाते हैं, लेकिन उन पाठों के बीच में निहित जो अर्थ है वो अर्थ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं? आप मुझे बता दीजिए जरा सा। और जो जिस तरीके से सीज फायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो भूमिका है उसकी जो संदिग्धता है, और डोनाल्ड ट्रंप वो छोटे मोटे आदमी नहीं है हिमांशु भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, कोई घसियारे नहीं है। आप उनकी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको सरकार कैटेगोरिकली डिनाई क्यों नहीं कर रही है? आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सरकार की रहस्यमयी चुप्पी क्यों है? ये इन सब बातों का सवालों को फैसला उत्तर आने चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर पे पहुंचे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है और सरकार का यह मानना है कि उसने वांछित लक्ष्यों को तात्कालिक रूप से प्राप्त कर लिया है, तो इसके संदर्भ में देश की सबसे बड़ी पंचायत का सामना करने से परहेज क्यों है?
सरकार के स्तर पर अभी तक विशेष सत्र की मांग को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन सत्र की मांग को स्वीकार भी नहीं किया गया है। साथ ही सर्वदलीय बैठक के संदर्भ में भी अगर हमारी अपेक्षा यह रहती है कि आपात परिस्थितियों में देश के संदर्भ में सबको एकजुट होना चाहिए, तो अगर सर्वदलीय बैठक की मांग है और ऑपरेशन सिंदूर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, तो क्या इसके संदर्भ में सारे दलों के साथ बैठक नहीं होनी चाहिए? अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष को इन सवालों के संदर्भ में उत्तर देने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी जल्द आयोजित करेगी और उन तमाम जिज्ञासाओं का माकूल उत्तर देगी जो इन तमाम दलों के नेताओं के जहन में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भारत और पाकिस्तान की अदावत काफी पुरानी है, मन के स्तर पर ही दूरी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर उसी को व्यक्त करता हुआ हमारा आज का शेर है। हमारा शेर ये कहता है कि उस जुल्म का किस्सा लंबा है, उस जुल्म का किस्सा लंबा है, उस जंग की पुस्तक भारी है, वो जंग जो कब की खत्म हुई, वो जंग अभी तक जारी है। तो सईद अहमद अख्तर ने जो ये बात कही थी, ये भारत पाक संबंधों पर बड़ी मुफीद है। हम कितनी बार जंग कर चुके हैं, कितनी बार जंग रोक चुके हैं, पर दरअसल हमारे मन के स्तर पर जंग यथावत है। भारत और पाकिस्तान में अभी भी दोस्ती के संदर्भ में कोई उम्मीद जगाना जाती ही होगी। जिस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान का भारत के संदर्भ में है और पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जिस प्रकार की भावनाओं का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण किया है, वो हमेशा हमें सतर्क बनाए रखने के लिए याद रखना जरूरी है। अगर हम भूल गए तो ये हमारी गलती होगी, पाकिस्तान की नहीं। इस बात को ध्यान में रखें और उम्मीद करें कि देश के तमाम दल हित को छोड़कर देश हित में साथ बने रहने के लिए वो सब कदम उठाएंगे जो देश की जरूरत है। इस अपेक्षा के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।